हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं दिनेश यादव वेलकम करता हूं आपका एएसएल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे रिवीजन सेशन में रासायनिक बलगति की। अभी तक हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। 3 लेक्चर में मोस्टली रासायनिक बलगति को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मान के चलाओ कि आज के लेक्चर में जो भी चीजें आएंगी वो सारी सारी थ्योरेटिकल होती है। बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है इस पोर्शन में। तो जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट वाला पोर्शन है उसको मैं लेके आया हूँ एक ईजी मैनर में आपको समझाने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टक्कर सिद्धांत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए टक्कर सिद्धांत में क्या होता है। ये देखो आपकी एनसीईआरटी में लास्ट वाला पोर्शन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के बाद में। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, बार बार एक गोदरेशन दिमाग में बन जाता है कि क्या है ये, कोई कहानी को समझ ही नहीं पाते। वहां पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको भी नहीं समझ पाते, लोग आ जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आप आराम से समझते हुए चलना, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप आराम से सारी चीजें समझ जाओगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो पीछे वाला पोर्शन है उसको सबसे लास्ट वाले पेज से, टक्कर सिद्धांत से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए टक्कर सिद्धांत क्या होता है, एक एक बातों को रिलेट करते हुए चलेंगे। वो बातें क्या है जरा ध्यान से सुनते हुए चलो। सबसे पहले देखो जो टक्कर सिद्धांत दिया गया, इस टक्कर सिद्धांत को ये बोला गया कि ये केटीजी पर बेस्ड था। केटीजी जानते हो, 11th क्लास में आपने गैस स्टेट में पढ़ा होगा, जो गैसीय अवस्था है उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केटीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटीजी। तो पहली बात तो हो गई कि आपका जो टक्कर सिद्धांत है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, केटीजी पर आधारित है। किस पर आधारित है, केटीजी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, केटीजी, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहां तक देखो एक बात तो समझ में आ गई कि जो आपका टक्कर सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है, केटीजी पर बेस्ड है। अब आपने वहां पर देखा होगा कि जो केटीजी है उसके बहुत सारे अजम्पशंस होते थे, 6-7 अजम्पशंस है जो हम लोग वहां पर पढ़ते थे। इनमें मेन मेन जो अजम्पशंस है उनको हम लोग यहाँ पे काम में ले लेते हैं। क्या क्या अजम्पशन थे कि यहाँ पर जब भी गैसेस अणु होंगे तो उनके बीच में हमेशा टक्कर चलती रहती है, बात समझिए। और जो गैस अणु होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। तो रिजिड होते हैं मतलब वो दबते नहीं है, वो एक ठोस पार्टिकल के रूप में होते हैं, स्पेरिकल गोलाकार होते हैं। तो उनके बीच में क्या होती है, टक्कर होती रहती है। तो यहां पर क्या बोला गया कि जो भी हमारे पास क्रियाकारक के अणु है उनके मध्य टक्कर होती है, और टक्कर होने के बाद क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, मतलब पहली बात तो समझ में आ गई कि टक्कर, ये हमारा सिद्धांत किस पर आधारित है, केटीजी पर आधारित है। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि केटीजी में क्या होता था, गैसीय अणुओं के मध्य टक्कर हुआ करती थी। हाँ, अब देखो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि जब भी हमारे पास क्रियाकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद कैसे बनेगा, पहले गैसीय अभिकारक आपस में टक्कर करेंगे और टक्कर करने के बाद क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं। यहां पर इसकी जो मेन बेस लाइन है वो क्या है आपके पास, कि क्रियाकारक, क्रियाकारक अणु, क्रियाकारक अणुओं में टक्कर के बाद, टक्कर के बाद उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। देखो यहां तक ये बात तो समझ में आ गई होगी सबको। क्या बोला मैंने कि टक्कर सिद्धांत क्या था, केटीजी पर बेस्ड था। और केटीजी के अनुसार यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जो भी हमारे पास गैसीय अभिक्रिया होगी उनमें क्या होगी, अणुओं के बीच में टक्कर होगी, और टक्कर होने के बाद मेरे पास क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होता है। बात समझिए। अब टक्कर के बाद उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो यहां पर फिर एक बात और बोलेगी कि जो टक्कर हो रही है ना उनको ये मेजर कर लिया। मेजर किस में किया इन्होंने, इनको मेजर किया टक्कर आवर्ती में मेजर किया है, संघट्य आवर्ती, जिसको हम लोग जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो भी टक्करें हो रही हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टक्कर आवर्ती, मतलब कितनी टक्करें हो रही है उनको मेजर करने के लिए हम लोग किसको वर्ड काम में ले रहे हैं, टक्कर आवर्ती को काम में ले रहे हैं। तो यहां पर एक और नया वर्ड अपने पास आया, क्या आया, टक्कर आवृत्ति। अब देखो ध्यान सुनना, इससे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। टक्कर आवर्ती किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको डिब्बे में बंद कर देता हूं, और ध्यान से सुनना इसको। क्या बोलता हूं मैं, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। आप तो बस ये ध्यान रखो कि टक्कर आवर्ती होगी क्या। ठीक है, अब एक बात तो, अगर आपके पास गैसियस मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है तो क्या उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा क्या, बात समझिए। तो इसको इधर देखना, मैं एक डिब्बा बना के समझा देता हूं आपको कि आपके पास ये एक डिब्बा है जिसमें एक गैसीय अभिक्रिया हो रही है। मैं बोलूं कि इसका आयतन अभी कितना है, 100 ml है। कितना आयतन है इसका, 100 ml इसका आयतन है। क्या हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसका आयतन कितना है, 100 ml है। बिल्कुल सर, हमने मान लिया कि इसका आयतन कितना है, 100 ml है, और इसमें बहुत सारे अणु भरे हुए हैं, गैस के क्या है, बहुत सारे अणु इसमें भरे हुए हैं। अब क्या बोलोगे आप कि टक्कर आवर्ती क्या होगी, कि सर इस डिब्बे का 1 ml ले लो,
इस डिब्बे का कितना ले लें 1 ml, तो मैं बोल दूं कि इस डिब्बे का 1 ml इतना सा हिस्सा हो गया। बात समझिए, ये कितना हो गया आपके पास 1 ml हो गया। अब मैं बोलूंगा कि सर इस 1 ml में जितने अणु है ना वो 1 सेकंड में जितनी टक्कर करेंगे वही क्या होगी, उसकी टक्कर आवर्ती होगी। तो ध्यान से सुनना, डेफिनेशन समझ में आई है नहीं आई बताइए। हम लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं इसकी, टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्कर आवर्ती की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार 1 ml या फिर प्रति इकाई आयतन भी बोल सकते हैं, प्रति इकाई तो हो गया ओके, तो हम लोग प्रति इकाई बोल दिया, फिर 1 ml तो क्या बोलेंगे 1 ml आयतन में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 1 ml आयतन में 1 सेकंड, 1 सेकंड में होने वाली, होने वाली टक्करों की संख्या या संघट्यों की संख्या, टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए बताइए क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं टक्कर आवर्ती बोलते हैं। तो बताइए टक्कर आवर्ती की डेफिनेशन, रटो मत, चीजों को समझो। क्या बोला मैंने कि हमारे पास जो भी बॉक्स है उसका कुछ ना कुछ आयतन रहा होगा, मेरे को क्या लेना है, उसका 1 ml यहां से चेक करना है, उस 1 ml में गैस के अणु जितनी टक्कर करेंगे 1 सेकंड में वही मेरे पास क्या होगी, टक्कर आवर्ती होगी। तो बताइए टक्कर आवर्ती के डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हो क्या, मेरे ख्याल से आप इजीली टक्कर आवर्ती के डेफिनेशन बोल सकते हो। अब देखो यहां पर जनरली क्या देखा जाता है कि जो गैसेस के अणु होते हैं उनमें प्रति सेकंड 10 टू दी पावर 25 से 10 टू दी पावर 28, दोबारा से बोल रहा हूं 10 की घात 25 से 10 की घात 28 टक्कर प्रति सेकंड होती है। क्या बोला मैंने कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो गैस के अणु है ना उनमें 10 के घात 25 से 10 के घात 28, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम लोग ये बोल सकते हैं 10 की घात 25 से 10 की घात 28 टक्कर, टक्कर प्रति सेकंड होते हैं। मतलब एक गैस जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, इसमें अगर मैं 1 ml में बात करूं ना तो यहां पर 1 सेकंड में कितनी टक्कर होती है, 10 की घात 25 से 10 की घात 28 टक्करें होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये रिएक्शन में करवाऊं, ओके, तो यहां पर क्या होगा, बिल्कुल थोड़े से समय में विद इन द सेकंड हमारे पास क्या हो जाती है, रिएक्शन खत्म हो जाएगी, सारा का सारा उत्पाद में बन जाता है। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, हमारे पास क्या होता है जब हम लोग रिएक्शन लगाते हैं तो उसको उत्पाद में बनने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि यहां पर जितनी भी टक्करें हो रही है ना वो सारी की सारी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। बात समझ में ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि यहां पर जितनी भी टक्कर हो रही है ना 1 ml आयतन में, या फिर मैं बोलूं इस आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में जो टक्करें हो रही है 1 सेकंड में वो सारी की सारी टक्करें किसमें परिवर्तित नहीं होती, उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती है। मैं वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, सारी की सारी टक्कर उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि यही बेस है फिर से इस मतलब इस टक्कर सिद्धांत का। ओके, तो अब फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जब ये टक्कर सारी की सारी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती तो फिर क्या होता है इनके साथ। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी हमारे पास टक्कर होती है ना उसको भी इन्होंने डिफाइन कर दिया, टक्कर के प्रकार बता दिए। अब जनरली क्या बोला कि ये टक्कर होती है हमारे पास 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। याद आ गया होगा अब तक तो आप लोगों को। पहली जो टक्कर होती है उनको हम लोग बोलते हैं प्रभावी टक्कर। कौन सी टक्कर, प्रभावी टक्कर। अभी रुकना, देखो प्रभावी टक्कर क्या होती है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी मेरे पास होती है अप्रभावी टक्कर। कौन सी वाली, अप्रभावी टक्कर। अब ध्यान से सुनो, देखो यहां पर टक्कर को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया इन्होंने, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। एक तो मेरे पास कौन सी है, प्रभावी टक्कर, और दूसरी मेरे पास कौन सी है, अप्रभावी टक्कर। अब इसमें भी ध्यान से सुनो, अप्रभावी टक्कर वो होती है जो टक्कर हो जाए और उनसे उत्पाद का निर्माण नहीं हो। बात समझे, मतलब मॉलिक्यूल आए टक्कर किए और कोई उत्पाद का निर्माण नहीं किए, वापस से वो क्रियाकारक के अणु ही रहे, तो उनको हम लोग कौन से टक्कर बोलते हैं, अप्रभावी टक्कर। तो यहां पर मैं लिख दूं क्या, अप्रभावी टक्कर कौन सी होंगी, जिनसे जिनसे उत्पाद का निर्माण, उत्पाद का निर्माण नहीं होता हो, नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। बेटा ध्यान से सुनते चलना, आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो सकता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलो, अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए तो इनको आप बहुत आराम से समझ सकते हो। तो चलिए मैं बोल सकता हूं यहाँ पर अप्रभावी टक्कर कौन सी होगी, जिनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। अब एक और रह गया अपने पास, कौन सा है, प्रभावी टक्कर। ये अपना काम का है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, इसके बारे में बस इतना बोलेंगे टक्कर कि जिससे हमारे पास उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ। जिससे उत्पाद ही नहीं बन रहा तो उसके बारे में पढ़ने से क्या मतलब। तो हमारे काम का कौन सी है, प्रभावी टक्कर। अब प्रभावी टक्कर किसे बोलते हैं, जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, मतलब टक्कर होने के बाद क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहां पर मैं बोल दूं जिन टक्करों से या फिर जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, इन टक्करों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रभावी टक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। ध्यान से सुनना, वे टक्कर जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है या फिर वे टक्कर जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रभावी टक्कर। अब देखो यहां पर कुछ बातें और है, अगर यहां पर ये प्रभावी टक्कर हो रही है ना, तो ये भी इतनी आसानी से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती। इनको भी उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कुछ अवरोध होते हैं जिनको पार करना पड़ता है। जैसे आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोग जब भी घर से स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते टाइम के रास्ते में कुछ अड़चले वगैरह आती है क्या, कुछ अवरोध आते हैं जिनको पार करते हुए आपको कहां जाना होता है, स्कूल पहुंचना होता है। जैसे सपोज करो बीच में कोई हाईवे आ गया तो उसको आपको क्रॉस करके कहां जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। या बीच में कुछ रोड लाइन्स आ रही है उनको क्रॉसिंग करते हुए आपको जाना पड़ेगा, या फिर बीच में कहीं ना कहीं पैदल चल के आपको जाना पड़ेगा। तो वहां पर ये क्या हो रहा है, आपके बीच में अवरोध आ रहे हैं स्कूल पहुंचने के लिए। सेम ऐसे ही अब इन टक्करों को भी अगर हम लोग उत्पाद में बदले ना, तो इनको उत्पाद में बदलने के लिए कुछ अवरोध पार करने होते हैं। वो अवरोध क्या क्या है, वो दो प्रकार के अवरोध होते हैं, उनको जरा देख लेते हैं हम लोग। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो फिर से इंपॉर्टेंट चालू हो गया यहां से। यहां पर जो दो अवरोध आएंगे वो अवरोध कौन से होते हैं, उनको जरा ध्यान से देखो। तो मैं लिख दूंगा कि टक्कर को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए दो अवरोध। अब देखो अवरोध क्या होता है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या। अवरोध मतलब जो रोकने की कोशिश करे, उसको होने से नहीं, मतलब उसको होने नहीं दे, उत्पाद में परिवर्तित नहीं होने दे, उनको हम लोग बोलते हैं अवरोध। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, दो अवरोधों को पार करना होता है। अब ये दो अवरोध कौन से हैं? याद आ गया क्या, हाँ बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा। पहला अवरोध है वहां पर ये होता है ऊर्जा अवरोध। कौन सा होता है, ऊर्जा अवरोध, जिसमें हम लोग सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा आदि के बारे में बात करेंगे। तो पहला कौन सा हो गया, ऊर्जा अवरोध। तो बताइए दूसरा अवरोध कौन सा होता है, याद आ रहा है, हाँ अभिविन्यास अवरोध। कौन सा, अभिविन्यास। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, वहां पर एक मस्त वाला एग्जाम्पल भी आया होगा, आया नहीं आया, आ गया था ना। हाँ तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर दूसरा अवरोध कौन सा है, अभिविन्यास अवरोध। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो मैंने कनेक्टिविटी में वापस ले आता हूं, मैं आपको वापस से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि हमारे पास संगठित सिद्धांत क्या था, केटीजी पर बेस्ड था। इसके अनुसार हम लोग क्या बोलते थे कि जब भी टक्कर होगी हमारे पास क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। इन टक्करों को मेजर करने के लिए हमने टक्कर आवर्ती को डिफाइन किया। टक्कर आवर्ती क्या होती है, 1 ml आयतन में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, टक्कर आवर्ती बोलते हैं। और 1 सेकंड में कितनी टक्करें होती है, लगभग 10 की घात 25 से 10 की घात 28 टक्कर होती है प्रति सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद इन द सेकंड रिएक्शन खत्म हो जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं होता। इसी को डिफाइन करने के लिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, टक्कर को भी डिफाइन किया। टक्कर को कितनी बार से डिफाइन किया, दो टाइप से डिफाइन किया, एक तो अप्रभावी टक्कर और एक कौन सी, प्रभावी टक्कर। अप्रभावी टक्कर कौन सी होती है, जिनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता। दूसरा प्रभावी टक्कर कौन सी होती है, जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है ना, ओके। यहां पर जो प्रभावी टक्कर है, इनको भी उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए दो अवरोधों को पार करना पड़ता है। पहला अवरोध है आपके पास ऊर्जा अवरोध और दूसरा अवरोध है आपके पास अभिविन्यास अवरोध। तो चलो इनको भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऊर्जा अवरोध की, जिसको हम लोग एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। बात समझ रहे हो। अब ऊर्जा अवरोध में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको जरा ध्यान से देखो। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जब भी आपके पास कोई क्रियाकारक होता है, ओके मैं बोल रहा हूं यहां पर एक बार मैं बोल देता हूं कि जब भी आपके पास कोई क्रियाकारक होता है, कौन, क्रियाकारक। अब क्रियाकारक कौन होता है, बोले सर जो रिएक्शन करता है और उत्पाद का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाकारक बोलते हैं। ये जो क्रियाकारक होता है ये पहले क्या करता है,
टक्कर कर करके क्या बोलता है, सक्रिय संकुल का निर्माण करता है या फिर मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि क्रियाकारक पहले रिएक्शन करके क्या करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती। ओके, ध्यान से सुनना, मध्यवर्ती आपने सुना होगा पहले भी वर्ड को, अभी काम आएगा ही। फिर ये मध्यवर्ती किसमें परिवर्तित होता है, उत्पाद में परिवर्तित होता है। उत्पाद में, बात समझे कि मध्यवर्ती किसमें परिवर्तित होगा, उत्पाद में परिवर्तित होगा। अब देखो यहां पर इसको समझने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन प्रोफाइल हम लोग ड्रॉ करते हैं। रिएक्शन प्रोफाइल हम लोग दो लोगों के लिए ड्रॉ करेंगे, एक तो हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए बात करेंगे और एक ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास की कुछ कुछ बातें आपको याद आ रही होंगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जहां से क्या होती है, ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिनको करवाने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत होती है, मतलब रिएक्शन में ऊष्मा को देना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो यहां पर मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगा, तो इनको भी एक बार मैं मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले ए में बात कर लेता हूं, किसके लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलो पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो हमारे पास रिएक्शन प्रोफाइल बनता है ना, जो रिएक्शन डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमारे पास क्या होगा, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, एक साइड तो होगा आपके पास एनर्जी होगी और दूसरे साइड में आपके पास होगा अभिक्रिया निर्देशांक। क्या होगा, अभिक्रिया निर्देशांक। तो या तो मैं बोल दूं कि मेरे पास क्या है, एनर्जी है, डायरेक्ट मैं एनर्जी बोल देता हूं कि यहां पर तो मेरे पास कौन है, एनर्जी है, और यहां पर कौन रहेगा, अभिक्रिया निर्देशांक। अभिक्रिया निर्देशांक क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है। अभिक्रिया निर्देशांक से मतलब है कि मेरे पास समय के साथ साथ जैसे जैसे अभिक्रिया चल रही है ना, मैं उसको पेपर पे नोट करते हुए चल रहा हूं, वही मेरे लिए क्या हो गया, अभिक्रिया निर्देशांक हो गए, कि इतने समय पर इतनी अभिक्रिया हो गई, इतने समय पर इतनी अभिक्रिया हो गई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया निर्देशांक बोलते हैं। तो यहां पर देखो हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब यह हुआ कि यहां से अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जो रिएक्टेंट है उनकी ऊर्जा, जो क्रियाकारक है उनकी ऊर्जा तो ज्यादा होगी, वो ज्यादा ऊर्जा कम ऊर्जा का उत्पाद बनाएगी, तभी तो ऊर्जा बाहर की तरफ निकलेगी। बात समझे, बहुत सारे बच्चे ग्राफ बनाने में भी कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर देखो ऊष्माक्षेपी में तो ऊर्जा को बाहर निकालना है, तो उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा होगी, सॉरी क्रियाकारक की ऊर्जा ज्यादा होगी और उत्पाद की ऊर्जा कम होगी, तभी तो ये डिफरेंस जो ऊर्जा का है वो बाहर निकल पाएगा। बात समझ रहे हो ना। ओके, तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि मेरे पास जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ, तो यहां पर मेरे पास क्या है कि सपोज करो यहां पर जो ऊर्जा है वो मेरे पास किसकी ऊर्जा है, क्रियाकारक की ऊर्जा है। ये क्रियाकारक रिएक्शन किया, एक सक्रिय संकुल का निर्माण किया, और सक्रिय संकुल का निर्माण करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां से वो उत्पाद का निर्माण कर देगा। मैं बोलता हूं यहां जाके उसने क्या बना दिया, उत्पाद का निर्माण कर दिया। यहां पर आपके पास कौन है, रिएक्टेंट आर है, यहां पर प्रोडक्ट पी है। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखो, हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी ऊर्जा है, क्या क्या है, तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में ध्यान रख लो, क्योंकि ग्राफ के बारे में ध्यान रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यहीं से। तो देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो एनर्जी है ना, कहां से कहां तक की, यहां बेस लाइन से, यहां रिएक्टेंट वाली बेस लाइन से नीचे वाली बेस लाइन तक, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, सॉरी क्रियाकारक की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मेंशन करके, क्रियाकारक की ऊर्जा, क्रियाकारक की ऊर्जा। ओके, इतनी ऊर्जा हमारे पास क्रियाकारक के पास ऑलरेडी है। अब दूसरी मैं बात करूं, यहां से जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर एक, कि यहां तक ये इसका शीर्ष है। ओके, ये इसका शीर्ष यहां तक जा रहा है, तो यहां से अब मैं बात कर लेता हूं कि यहां से यहां तक की जो ऊर्जा होगी, कौन सी वाली, हाँ, यहां से यहां तक की जो ऊर्जा होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अभी 2 मिनट बाद मैं आपको बता दूंगा, पहले आप शांति से समझते चलो। यहां पर ये क्या है मेरे पास, सक्रियण ऊर्जा। ओके, ये बात हमने समझ ली कि हमारे पास क्या होगी, कि यहां से यहां तक की ऊर्जा तो हो जाएगी सक्रियण ऊर्जा, और यहां से यहां तक की ऊर्जा हो जाएगी क्रियाकारक की ऊर्जा। अब देखो फिर से यहां पर देखो, यहां से यहां तक की जो ऊर्जा होगी, क्या बोला मैंने,
यहां से यहां तक की जो ऊर्जा होगी वो किसकी ऊर्जा होगी? उत्पाद की ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। और जो यहां से यहां तक की इस लाइन से, मैं बोल रहा हूं यहां से इस लाइन से इस लाइन तक होगी, वो किसकी होगी? पश्य अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। ये भी आपके पास क्या होगी? सक्रियण ऊर्जा ही होगी, लेकिन किसके लिए? पश्य। पश्य क्यों बोला? क्योंकि देखो बाद वाली रिएक्शन है, अगर प्रोडक्ट को कभी अगर रिएक्टेंट में जाना हो तो ये पश्य अभिक्रिया, जस्ट अपोजिट अभिक्रिया ही तो होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पश्य अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो जरा ध्यान से समझते हुए चलो, यहां पर मैंने क्या क्या बातें नोट की है उनको एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मेरे पास यहां पर क्या है? यहां से यहां तक की ऊर्जा तो होगी क्रियाकारक की ऊर्जा, यहां से यहां तक की ऊर्जा होगी सक्रियण ऊर्जा, यहां से यहां तक की होगी पश्य अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। इसको हम अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा भी बोल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से यहां तक की ऊर्जा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद की ऊर्जा। अब तो देखो यहां से ध्यान से देखो, अगर यहां पर तो आपके पास क्रियाकारक है, तो उसको अगर उत्पाद में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको इतनी ऊर्जा लानी पड़ेगी, मतलब यहां से यहां तक की ऊर्जा अगर आपको किसी अणु को मिल गई गैसीय अभिक्रिया में, यहां से यहां तक की ऊर्जा उस अणु को मिल गई और फिर वो अणु टक्कर कर रहे हैं, तो कंफर्म है वो किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। अगर इससे कम एनर्जी, ये जो आपकी एनर्जी है यहां पर ये शीर्ष है इसका, इससे कम एनर्जी अगर अणुओं के पास है तो वहां पर अगर टक्कर हो रही है तो वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये यहां से कम एनर्जी अगर है उनके पास तो वहां पर कौन सी टक्करें होंगी? अप्रभावी टक्कर होंगी। और इस एनर्जी या तो इस एनर्जी के बराबर या इससे ऊपर की एनर्जी अगर उन अणुओं के पास है तो वहां पर कौन सी टक्कर होंगी? प्रभावी टक्कर होंगी। और जिनसे किनका निर्माण होगा? उत्पाद का निर्माण होगा। तो मेरे ख्याल से पहला अवरोध आप लोग समझ चुके हो, ऊर्जा अवरोध। सेम ऐसा ही अवरोध हम लोग किसके लिए बना सकते हैं? सेकंड, उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए भी बना सकते हैं। तो जरा उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। किसके बारे में बात करें हम लोग? उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में। तो वो क्या होती है उनको भी जरा देख लो। तो सेकंड नंबर पे लगा के मैं लिख देता हूं, आपके पास कौन है सेकंड नंबर पे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। मैं ये बोलता हूं आप एक ही ग्राफ ध्यान रखो, बाकी के ग्राफ, दूसरे वाले ग्राफ को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ग्राफ याद करोगे ना, तो अगर हो सकता है आपके बेस थोड़ा सा क्लियर नहीं है 11th क्लास वाला, तो आप कंफ्यूज रहोगे दोनों ग्राफ में। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप उष्मा छेपी वाला ग्राफ ध्यान रखो कि जब मेरे पास क्रियाकारक की ऊर्जा तो क्या होती है? ज्यादा होती है, और उत्पाद की ऊर्जा क्या हो? कम होती है। तो अगर आपने ये वाला ग्राफ ध्यान रखा तो ये वाला ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। इसमें हम लोग क्या करना है? प्रोडक्ट की ऊर्जा को ज्यादा करना है और रिएक्टेंट की ऊर्जा को कम करना है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो आज आपको लग रहा होगा कि सर इतना फास्टली क्यों चल रहा है, क्योंकि इसको कवर करना जरूरी है। आज इस लास्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। नहीं समझ में आता तो आप क्या करना, वीडियो को वापस से पीछे से देखना, पीछे से देख के वापस से समझने की कोशिश करना और एक एक चीजों को लिखने की कोशिश करना। अगर लिख लिख के आपने देख लिया तो ये मान के चलना आप इजीली इस चैप्टर को समझ जाओगे। यहाँ पर देखो जो सेकंड ग्राफ बनती है उसको भी हम लोग जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड ग्राफ में मेरे पास क्या होगा? सेम जो मैंने रिएक्शन अभी पैरामीटर्स ले रखे थे वही पैरामीटर में यहां लेके चलूंगा। तो यहां पर जो मेरे पास पैरामीटर्स होंगे उनमें मेरे पास क्या होगा? एक साइड तो मेरे पास होगी ऊर्जा और दूसरी साइड मेरे पास क्या होगा? अभिक्रिया निर्देशांक। सेम चीजें होंगी। तो मैं वापस से लिख देता हूं, यहां पर तो मेरे पास कौन है? एनर्जी है। और यहां पर कौन है? अभिक्रिया निर्देशांक। क्या है यहां पर आपके पास? अभिक्रिया निर्देशांक। अगर अब हम लोग इनको ड्रॉ करें तो यहां पर देखो ग्राफ तो सेम ही बनेगा, लेकिन जो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब क्या है? क्रियाकारक है वो ऊर्जा को अपने अंदर ले रहा है फिर उत्पाद बना रहा है। मतलब क्रियाकारक में ऊर्जा जुड़ रही है तो उत्पाद की ऊर्जा बढ़ेगी ना। तो यहां पर देखो क्रियाकारक की ऊर्जा कम रहेगी और उत्पाद की ऊर्जा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और यहां पर जो ग्राफ बनेगा उसमें हम लोग ग्राफ क्या बनाएंगे कि यहां पर अगर मेरे पास क्रियाकारक है तो यहां से अभिक्रिया रिएक्शन होगी और यहां पर हमारे पास जाके क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। ये प्रोडक्ट P हो गया, ये रिएक्टेंट R हो गया। बताइए कोई दिक्कत आएगी आपको इसमें?
मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो इस अभिक्रिया से जो ये रिएक्शन प्रोफाइल हमने बना रखे ना, इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग एंथैल्पी के सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आएंगे। और वहीं से हम लोग कुछ बातें बोलेंगे जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो उन सूत्र को मैं यहीं लिख देता हूँ। यहाँ इसके नीचे जल लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सेपरेशन बना के। तो सेपरेशन हम लोग बना लेते हैं, जैसे हम लोग येलो कलर से बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलूं कि आपके पास नीचे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं इसके जस्ट, तो कंफ्यूज मत होना। इसी स्लाइड में अगर आपको एक जगह स्क्रीनशॉट भी अगर आपको लेना हो तो एक जगह स्लाइड को ध्यान रखना, आप सारी चीजें आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं बोलूं कि मेरे को अगर कैलकुलेट करनी हो यहां पर डेल्टा एच, क्या कैलकुलेट करनी हो, डेल्टा एच। अब डेल्टा एच आपके पास क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होती है। इसको हम लोग ऊर्जा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं एंथैल्पी ऑफ सॉरी क्रियाकारक की सॉरी उत्पाद की ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा बोली मैंने, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रियाकारक की एंथैल्पी। यहां पर क्या बोल रहा हूं कि उत्पाद की ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की ऊर्जा। अब जरा ध्यान से देखो इस वाले ग्राफ के लिए यहां से यहां तक की ऊर्जा और आपके पास यहां से यहां तक की ऊर्जा, तो बड़ी ऊर्जा कौन सी है आपके पास, बड़ी ऊर्जा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो आर वाली ऊर्जा है वो बड़ी है और जो प्रोडक्ट वाली ऊर्जा है आपके पास कम है। तो देखो यहां पर ये वाली वैल्यू आपके पास छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो आपके पास जो डेल्टा एच आएगा इन अभिक्रियाओं के लिए वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो उन अभिक्रियाओं को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। बताइए कोई दिक्कत आएगी आपको इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं यहां पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके लिए, वो है देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, देहली ऊर्जा। अब देखो यहां पर सक्रियण ऊर्जा को हम लोग ईए से लिखते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कर लूंगा कवर। ठीक है, यहां पर एक वर्ड और मैं बोल रहा हूं दहली ऊर्जा, दोनों के लिए सेम होती है। अब दहली ऊर्जा क्या होती है कि वो एनर्जी बैरियर जहां से आपको टक्कर, उससे ऊपर अगर टक्कर हो जाए तो वो उत्पाद में बदल जाएगी और उससे नीचे अगर टक्कर हो रही तो वो उत्पाद में नहीं बदलेगी। तो दहली ऊर्जा क्या होगी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी टक्कर को प्रभावी होने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां पर देखो अगर मैं इस ग्राफ में डिनोट करूं कि आपके पास जो दहली ऊर्जा है वो कौन सी होगी, तो यहां से यहां तक की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, दहली ऊर्जा। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, उसमें लिखूंगा तो अभी थोड़ा कचरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस ग्राफ में आप आराम से देख लो। यहां पर भी हम लोग बोलेंगे कि यहां से यहां तक की जो ऊर्जा होगी ना उसी को हम लोग दहली ऊर्जा बोलेंगे। आप तो क्या करो, ग्राफ के शीर्ष को पकड़ो और नीचे ग्राफ के मतलब जो आपका बेस है उसको टच कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी, दहली ऊर्जा आ जाएगी। अभी फॉर्मूला भी बना लेते हैं हम लोग इसके लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटीएच से, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईटीएच से। आपको अलग अलग बुक्स में हो सकता है कोई सिंबल अलग दिख जाए, तो उसके लिए टेंशन मतलब आप लोग ये मान के चलना दहली ऊर्जा है वो। ओके, यहां पर अगर मेरे को दहली ऊर्जा का सूत्र बनाना हो, ठीक है, मैं यहां में लिख देता हूं आपको, मेरे को किसका सूत्र चाहिए, ईटीएच। तो जरा बताइए ईटीएच किसके बराबर हुआ, इसकी एनर्जी मतलब क्रियाकारक की एनर्जी प्लस साथ में सक्रियण ऊर्जा, दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास वो किसके बराबर आ जाएगी, दहली ऊर्जा के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस ईए, सक्रियण ऊर्जा कौन सी वाली अभिक्रिया की, फॉरवर्ड अभिक्रिया की, मतलब अग्र अभिक्रिया की। अगर मैं पश्य अभिक्रिया के बारे में बात करूं तो पश्य अभिक्रिया के बारे में ईटीएच को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। यहां पर क्या हो जाएगी कि प्रोडक्ट की एनर्जी और क्या बोलेंगे, पश्य अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट प्लस ईए, कौन सी वाली अभिक्रिया के लिए, बैकवर्ड अभिक्रिया के लिए, मतलब पश्य अभिक्रिया के लिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बी। तो मेरे ख्याल से आप दहली ऊर्जा के सूत्र भी आप आराम से लिख सकते हो, ये मान के चलना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड आपके लिए, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लेना चाहो, रखना चाहो सारी चीजें एक जगह। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो आप कॉपी में मेंशन करो सारी चीजों को, हो सकता है आपने पहले से मेंशन कर रखी हो, अगर भूल चुके हो तो वापस से मेंशन करो सारी चीजों को। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इसके करेंगे और डीपीपी में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अब हमने ये देखो पहला अवरोध पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, पहला अवरोध ऊर्जा अवरोध के बारे में पढ़ा। अब ऊर्जा अवरोध में हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली बातें जो देखो यहां पर इस स्लाइड में जो भी बातें हैं ना, उनको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
तो यहाँ पर देखो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या अपने पास, एक तो है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सक्रियण ऊर्जा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से। अब ये क्या है? क्रिया कारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा। सपोज करो आपके पास क्रियाकारक के अणु यहां पर है, ये बेसलाइन है आपकी, ठीक है, यहां पर क्रियाकारक के अणु है, इतनी ही ऊर्जा उनके पास, और उनको प्रभावी टक्कर करवाने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऊर्जा का गैप हुआ, इसी ऊर्जा के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको वापस से दिखा देता हूं कि यहां से यहां तक की ऊर्जा जो है, इसी को हमने क्या बोला था? सक्रियण ऊर्जा बोला था। तो बताइए सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन आप और वो आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटीएच से। बताइए कोई दिक्कत आएगी आपको? ईटीएच से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो दहली ऊर्जा होती है वो क्या होती है? मैंने अभी भी आपको लिखा है कि आपके पास रिएक्टेंट की ऊर्जा प्लस फॉरवर्ड रिएक्शन की, क्या बोला? सक्रियण ऊर्जा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दहली ऊर्जा बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी भी अभिक्रिया में अणुओं को प्रभावी टक्कर करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? दहली ऊर्जा बोलते हैं। अब वो आंशिक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? उसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो हमारे पास ईटीएच होता है वो बराबर होता है हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस, हम लोग जनरली जो चीजें करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए करते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना आप लोग। तो उसके लिए मैंने लिखना सिखा दिया अभी आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? ई ए। कौन सी वाली रिएक्शन के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। बात समझ में आई? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईटीएच बोलते हैं। यहां से भी आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोर्ड में यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, हाँ, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना। ओके, अब आगे आपके पास है सक्रिय संकुल या मध्यवर्ती। देखो अभी मैंने स्लाइड में लिखा था कि मध्यवर्ती क्या होता है, इसको समझाऊंगा मैं, तो सुनना ध्यान से। अब देखो जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई क्रियाकारक के अणु होते हैं, वो टक्कर कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं इनके बीच में टक्कर हो रही है। अब टक्कर होने के बाद ये उत्पाद का निर्माण जब करते हैं ना, तो टक्कर के दौरान क्या होता है, यहाँ पर प्रभावी टक्कर के दौरान क्या होता है कि पुराने बंध तो टूट रहे होते हैं और नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती। वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए देखो मैंने क्या बोला कि जब भी मैंने मध्यवर्ती बनाया, वो कहां बनाया? ज्यादा ऊर्जा का बनाया। ज्यादा ऊर्जा क्या होती है? कि वो अस्थायी होता है, वो तुरंत या तो उत्पाद में बदलेगा या वापस से किस में आएगा? क्रियाकारक में आएगा। बात समझी? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मध्यवर्ती की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है क्रियाकारक और उत्पाद की तुलना में। तो यहां पर एक बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास H2 है, ओके, ये आपके पास रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? I2 के साथ। तो इसके दौरान क्या होगा? जब भी H2 का अणु I2 के अणु को अप्रोच करेगा, जिनके अणु प्रभावी टक्कर होने वाली है, टक्कर करेंगे, तो यहां पर क्या क्या होगा? HH बंध तो टूटेगा, और II बंध क्या, सॉरी II बंध भी टूटेगा, और HI बंध क्या होगा? बनेगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करके भी लिख के दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो H और जो H के बीच में बंध है, ये वाला, ये धीरे धीरे टूट रहा होगा, और जो I और II के बीच में जो बंध है, ये भी धीरे धीरे टूट रहा होगा। और आपके पास क्या हो रहा होगा कि जो H और I है, यहां पर क्या हो रहा होगा? बंध बन रहा होगा। तो जरा लिख लेते हैं इसको भी जल्दी से हम लोग। तो यहां पर क्या होगा? बंध बन रहा होगा। टोटल लाइन से दिखा देता हूं। तो ये बंध आपके पास बन रहा होगा, यहां पर भी ये बंध आपके पास बन रहा होगा। तो बताइए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय संकुल। क्या बोलते हैं? सक्रिय संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल या मध्यवर्ती। अब इसमें क्या होंगे? पुराने बंध टूट जाएंगे, नए बंधों का निर्माण हो जाएगा, और जैसे ही नए बंधों का निर्माण होगा, आपके पास क्या बन जाएगा? HI के 2 अणु बन जाएंगे। बात समझ में आई? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आपके पास सेंटर में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय संकुल बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे सक्रिय संकुल क्या होता है, तो बोलना कि सर सक्रिय संकुल जब बनता है तब उसके दौरान पुराने बंध तो टूट रहे होते हैं और नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय संकुल। बताइए मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी आप लोगों को? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा अपने पास आता है अभिविन्यास अवरोध। कौन सा आपके पास? अभिविन्यास अवरोध। इसको जरा ध्यान से समझना। इसमें हम लोग ये बोलते हैं
कि सर टक्कर तो हो जाएगी, ठीक है, मैंने बोला प्रभावी टक्कर भी हो गई, लेकिन प्रभावी टक्कर भी तभी उत्पाद में बदलेगी जब उनका अभिविन्यास क्या होगा, प्रॉपर होगा। मतलब यहां पर होगा कि सपोज करो यहां पर ये हाथ है और यहां पर ये दूसरा वाला हाथ है, अगर इनके बीच में ऐसे टक्कर हो और उत्पाद का निर्माण हो तभी उत्पाद का निर्माण होगा। अगर इसमें से एक उल्टा आ गया और ऐसे टक्कर होने लग गई तो अब उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक उचित अभिविन्यास होना जरूरी है रिएक्शन में, तभी जाके आपके पास क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आपने पढ़ रखा है SN2, याद आ रहा है क्या? SN2 अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? SN2 अभिक्रिया। अब SN2 के दौरान क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड होता है। मैं बोलूं कि कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर आपके लगा है पास Br लगा हुआ है। अब देखो इस Br को अगर OH माइनस अप्रोच करे, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव होगा और पार्शियली पॉजिटिव होगा। देखो अगर ये इसी साइड से अप्रोच करे दोनों, तो यहां पर क्या होगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये वापस से भाग जाएगा और ये इधर आ जाएगा। बताओ अगर ये दोनों इसी साइड से आके टक्कर करें तो क्या उत्पाद का निर्माण होगा? नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि यहां पर उचित अभिविन्यास नहीं होता है, उचित अभिविन्यास, उचित अभिविन्यास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उचित अभिविन्यास नहीं होता है। तो बताओ इसको अगर उत्पाद में बदलना है तो इसके लिए उचित अभिविन्यास क्या होगा? बोले सर इस OH माइनस को बैक साइड से आके अटैक करना पड़ेगा, पीछे से आके आक्रमण करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जाके क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो यहां पर जो पहला वाला है ये तो उचित अभिविन्यास नहीं है। दूसरा क्या होता है उसको जरा देख लेते हैं। मैं बोलूं कि आपके पास कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है और यहां पर Br है। अब आपका जो OH माइनस आ रहा है वो कहां से आ रहा है अटैक करने के लिए? पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा है। तो बताइए अगर ये पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा है तो यहां पर ये अटैक करेगा, Br को धीरे धीरे बाहर निकाल देगा और खुद जाके एक उत्पाद का निर्माण कर लेगा। तो आपके पास क्या बनेगा इसके दौरान? एक संक्रमण अवस्था बनेगी। वो कैसी बनेगी उसको जरा देख लो। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। बेटा ध्यान से सुनते चलो, यहां पर आपके ऑर्गेनिक का रिवीजन भी हो रहा है, सुन रहे हो ना? SN2 आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक का रिवीजन भी हो रहा है, तो ध्यान से समझते हुए चलना। जिसको फिजिकल अच्छी नहीं लगती वो ऑर्गेनिक समझ के पढ़ लो इसको, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा कि इनके बीच में अब क्या होगा कि यहां पर धीरे धीरे आपका क्या हो रहा होगा, Br माइनस निकल रहा होगा और धीरे धीरे पीछे से इसके पास क्या जुड़ रहा होगा, OH यहां पर जुड़ रहा होगा और आपका यहां पर Br माइनस बाहर की तरफ निकल रहा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय संकुल बोलते हैं या मध्यवर्ती बोलते हैं या फिर संक्रमण अवस्था बोलते हैं। अब इसी से ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? उत्पाद में परिवर्तित होगा और उत्पाद में परिवर्तित होकर आपके पास क्या बना देगा? कार्बन, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, साथ में आपका Br माइनस क्या होगा? बाहर भाग जाएगा। बात समझे? तो बताइए क्या ये बातें समझ में आई क्या आपको? टक्कर सिद्धांत में जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आपको समझ में आई क्या? मजा आ गया होगा आपको ये सारी चीजें देख के? बताइए जल्दी से बताइए, चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर सारी चीजें समझ में आ रही है हमें तो। ओके, पहली बार आप सब पढ़ रहे होंगे इंटरेस्ट के साथ, तो जरूर समझना और एक एक चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना। आप इस वीडियो को वापस से प्ले करना, सारे नोट्स वापस से बनाना और एक एक चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना। हाँ ऐप में आपको इसका PDF में मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो आप। तो उसके लिए आप तैयार रहना। तो बताइए यहां तक सारी चीजें कवर होगी? तो बोले सर हमने टक्कर को देखा था, टक्कर जो वो जो उत्पाद में बनाएगी वो 2 अवरोध पार करने होते थे उसको। पहला अवरोध ऊर्जा अवरोध भी पार कर लिया उसने और अभिविन्यास का अवरोध भी पार कर लिया। अब क्या उत्पाद बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब इसी के लिए अब देखो इसी के बेसिस पे क्या बोला साइंटिस्ट लोगों ने, क्या बोला कि जो भी आपके पास प्रभावी टक्कर होती है ना उसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। अब वो 3 कारक कौन कौन से हैं उनको जरा देख लो। बताओ सबसे पहला कारक कौन सा था? सर सबसे पहले तो जो टक्कर की बात स्टार्ट हुई थी वहां पर वही तो कारक होगा। तो सबसे पहला कारक होगा अपने पास संघट्य आवर्ती या फिर टक्कर आवर्ती। जितनी ज्यादा टक्कर होंगी क्या आपके पास
अभिक्रिया के होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी क्या? बोले सर बिल्कुल होगी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? जेड से। अब टक्कर देखो यहाँ पर दो सेम अणुओं के बीच में भी हो सकती है, दो अलग अलग अणुओं के बीच में भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर इसको जेड ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मेरे पास दो अलग अलग भी अणुओं के बीच में टक्कर हो रही है, तो मैंने क्या बोल दिया? जेड ए बी। दो अलग अलग अणु आए, आके टक्कर किए और वो उत्पाद में होने की पॉसिबिलिटी दर्शा सकते हैं। यहां से उत्पाद बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तो पहला फैक्टर तो हो गया ये। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या था? कि सर दूसरा फैक्टर था हमारे पास ऊर्जा अवरोध। कौन सा था? ऊर्जा अवरोध। अगर ऊर्जा अवरोध को पार कर दिए तो वो क्या बनाएंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। और या फिर जो ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर पाए वो क्या करेंगे? उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध। अब इस ऊर्जा अवरोध के बारे में हमने क्या बोला कि ऊर्जा अवरोध में मेरे पास जो भी अणु होते हैं, ओके, उस अणुओं के पास क्या होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ दहली ऊर्जा होनी चाहिए, तभी तो वो किस में बदल पाएंगे? उत्पाद में बदल पाएंगे। तो ऊर्जा अवरोध को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उन अणुओं का अंश, उन अणुओं का अंश जिनके पास, जिनके पास ऊर्जा, ऊर्जा देहली ऊर्जा या देहली ऊर्जा या उससे अधिक हो, अधिक हो, इसी अंश को हम लोग लिखते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आरएनएस इक्वेशन में मैं आपको बाद में जाके बता दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहां से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि उन अणुओं का अंश बताओ जिनके पास जो ऊर्जा है ना, या वो या तो दहली ऊर्जा के बराबर है या दहली ऊर्जा से, दहली ऊर्जा से क्या है? ज्यादा है। तो उन अणुओं का अंश किससे दिया जाता है? उन अणुओं का अंश लिखा जाता है x इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान रखना इस बात को। तीसरा अवरोध क्या था यहां पर? जरा जल्दी से बता दीजिए सर। तीसरा अवरोध तो अभी अभी आपने बताया, प्रायिकता कारक। ठीक है, देखो नया नाम आ गया ना, कंफ्यूज मत होना। इस प्रायिकता कारक को अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि सर प्रायिकता कारक को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं अभिविन्यास कारक भी। क्या बोल सकते हैं? अभिविन्यास। आपकी बुक में इसको बहुत टेंशन वाले चैप्टर मतलब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वहां पर आप इनको पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे। तो टेंशन मत लेना। प्रायिकता कारक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया या अभिविन्यास कारक भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। अभिविन्यास कारक, तो यहां पर मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और इन सब के बेसिस पे क्या बोला गया कि जो भी अभिक्रिया है उसका जो वेग नियतांक K होता है वो इन तीनों पे निर्भर करता है। और अगर तीनों को मैं एक जगह लिख दूं तो बताओ आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले Z, तो सब बुक के अनुसार लिख लेते हैं ना, पहले P को पहले लिख लेते हैं। P फिर क्या आएगा? ZAB और साथ में क्या हो जाएगा? E टू दी पावर माइनस EA बाई RT हो जाएगा क्या? तो बताइए यहां से आपको ये बात समझ में आई क्या कि जो टक्कर सिद्धांत में आपके पास फॉर्मूला बन के आता था वो कैसे मिला आपको? इतने दिन तक आप इसको रट के बैठे होंगे, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से चीजों को समझते हुए चलना है, एक एक चीजों को कनेक्ट करना है। तो ये आपकी टक्कर सिद्धांत था जिसको मैंने 7 स्लाइड में कंप्लीट कर लिया है। अब आपको दिख रहा होगा 7 स्लाइड बहुत ज्यादा हो गई, एक बार इसको आप कॉपी पे लिखना आराम से। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे परेशान होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आप एक बार वापस से वीडियो को चला के देखना, आप आराम से इसको कर लोगे। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक देख लो हमने क्या देख लिया कि टक्कर सिद्धांत के बारे में देख लिया, जो प्रायिकता कारक था P उसके बारे में देख लिया, जो अभिक्रिया का वेग था वो कैसे प्रभावित होगा उसके बारे में देख लिया। लास्ट में हमारे पास एक समीकरण भी आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता के बारे में। बहुत मजेदार फैक्टर है, बहुत जगह काम आता है, ये मान के चलो कॉम्पिटिशन वालों का तो ये फेवरेट टॉपिक है। यहां से आपको अगर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन उठाना है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से नहीं देना तो आरएनए समीकरण से उठा के दे दो, तो क्वेश्चन आपको यहां से मिलता है। बहुत फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का, तो जरा ध्यान से समझते हुए चलना। पहले तो बेसिक बातें देखो, हम लोग बोलेंगे कि जब भी हम लोग किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बोला मैंने कि जब भी हम लोग किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो अभिक्रिया कोई सी भी हो,
चाहे ऊष्मा शोषी हो, चाहे ऊष्मा छेपी हो, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हम बोलेंगे कि उत्पाद जल्दी से बनने की प्रायिकता भी बढ़ेगी। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं अगर उत्पाद तेजी से बन रहा है तो सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं ना, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। बिल्कुल हुआ या नहीं हुआ? तो हमको लोग क्या बोलेंगे कि अभिक्रिया का आरओआर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अभिक्रिया का आरओआर बढ़ गया तो बताओ वेग नियतांक भी बढ़ जाता है क्या? बोले सर बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि आरओआर समान बराबर होकर वेग नियतांक आता है ना। तो जब आरओआर बढ़ेगा तो वेग नियतांक भी बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो ये बेसिक बात होगी कि ताप पर निर्भरता कैसी होती है। अब इसको भी एक्सप्लेन किया गया था दो थ्योरीज के अनुसार। एक तो पुरानी थ्योरी थी जिसको हम लोग ताप गुणांक सिद्धांत भी बोलते हैं, उसके बाद आर्यमनीस ने आके उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था। एक इक्वेशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था, टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में बताया था। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनना है आपको। देखो यहां पर पहले मैं बात करता हूं ताप गुणांक सिद्धांत की। थ्योरी आपके पास लिखी हुई है तो मैं फालतू में थ्योरी लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ताप गुणांक, ठीक है। ताप गुणांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना इसको। इसमें यह बोला गया कि जब भी आप लोग प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओगे, कितना तापमान बढ़ाओगे, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ाओगे ना, तो आपके पास अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्या बोला गया, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये बात मान के चलना कि हमने क्या बोल दिया इस सिद्धांत के अनुसार कि जब भी 10 डिग्री तापमान में बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया का जो वेग है ना, या तो दुगना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा या उसके बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। जब कुछ भी नहीं देके रखे तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि अभिक्रिया का वेग कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना। जब परसेंट में कुछ भी नहीं देके रखे तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि अभिक्रिया का वेग कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। अब इसी को लिखने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी आपकी बुक में बनाई हुई है, उसको कंफ्यूज मत होना। वहां पर क्या लिखा हुआ है, के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई के टी। देखो इसको समझना एक बार। यहां पर क्या है, टी तापमान पर वेग नियतांक, और यहां पर क्या है, टी प्लस 10, मतलब 10 डिग्री जब मैंने तापमान बढ़ा दिया तो उसके बाद जो वेग नियतांक आ रहा है वो, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू के बराबर। किसके बराबर बोलते हैं, म्यू के बराबर। और यहां पर म्यू ही आपका क्या है, म्यू आपका है तापमान, या फिर मैं बोलूं ताप गुणांक है म्यू। यहाँ पर ताप गुणांक आपका म्यू हो गया। और उस म्यू के बारे में क्या बोला गया कि आपका जो ये म्यू है ना, ये 2 से 3 के मध्य होता है, 3 के मध्य होता है। तो बताइए कोई दिक्कत आएगी क्या आप लोगों को यहां तक ये चीजें करने में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, न्यूमेरिकल अप्रोच करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो आप फॉर्मूला ध्यान रख लो, फॉर्मूला क्या होता है उसको मैं साइड में लिख देता हूं डिब्बे में। जरा ध्यान से देखना, हम लोग फॉर्मूला जो बोलते हैं इसके लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है, वेग की फॉर्म में लिख रहा हूं। मैं ये बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला मत देखो आप, तो जो मैं अभी मेथड बताऊं ना उसके अनुसार कर लेना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ओके, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि वी फाइनल, वी फाइनल, चलो इसको मैं 2 से लिख देता हूं। 2 का मतलब हमेशा हम लोग बाद वाला समझते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा, V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल्स टू होगा म्यू। अब ये म्यू क्या है, ताप गुणांक। वो आपको क्वेश्चन में बोल के रखेगा 2 गुना हो रहा है या 3 गुना हो रहा है। जब कुछ भी नहीं बोल के रखे तो हम लोग कितना मान के चलेंगे, 2 मान के चलेंगे इसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यू टू दी पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया वेग में संबंध निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर देखो, पहला आपके पास V2 तो क्या हो गया, बाद का वेग क्या होगा वो हो गया। V1 क्या हो गया, पहले वेग क्या होगा वो हो जाएगा। म्यू टू दी पावर T2 माइनस T1। T2 क्या हो गया, तापमान T2 हो गया, और T1 क्या हो गया, तापमान T1 हो गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो जल्दी से इस पेस मतलब इस थ्योरी पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है उसको जरा देखिए। एक अभिक्रिया 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संपन्न हो रही है। यदि अभिक्रिया का ताप 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, बताओ क्या पता लगा आपको? अरे T1 पता है क्या? बोल सर बिल्कुल पता है। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया हमने भी। ठीक है, क्या T2 पता है क्या? बोल सर वो भी पता है। T2 कितना पता है? 80 डिग्री सेल्सियस। बताओ, दो चीज इसने बता दी। ठीक है, अभी बोल रहा है कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग इसके प्रारंभिक वेग का कितना गुना हो जाएगा। अब देखो यहां पर कुछ नहीं दिया उसने कि 10 डिग्री बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा, तो कितना मान के चलेंगे हम लोग, 2 मान के चलेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि सर म्यू का मान तो हमने पता कर लिया कितना है, 2 है। तो अब बताओ V2 डिवाइड बाई V1 आपसे पूछा है क्या, ये क्या होगा, म्यू, म्यू कितना है, 2।
2 की घात T2, T2 कितना है 80 माइनस T1, T1 कितना है 30 डिवाइड बाय कितना होगा 10, यही तो होगा। तो जरा बताओ इसमें से जब 30 में से ये गया तो कितना बचेगा 50 बचेगा क्या, और 50 में अगर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, अरे बताओ बताओ 5 हो जाएगा क्या। तो 2 के घात कितना आ जाएगा 5, और 2 के घात 5 कितना होता है, अरे 32 होता है क्या। हाँ देखो देखिए 32 होता है क्या। तो यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे कि जो हमारे पास V2 है, ओके, जो बाद वाला वेग है वो 2 के घात 5 गुणा साथ में क्या आ जाएगा V1 हो जाएगा। बताइए क्या आप आंसर लिख सकते हो क्या आराम से, बोल सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दूसरा तरीका उन बच्चों के लिए जो फॉर्मूला याद रखने से बचते हैं मेरी तरह। मैं जनरली फॉर्मूले याद नहीं रखता, क्यों, क्योंकि हमारे पास गोदरेशन इतना होता है कि अगर हम लोग फॉर्मूले याद रखने लग गए तो बहुत सारी चीजों में दिक्कत आने लग जाएगी, सारे फॉर्मूले याद रखने लग गए तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग सिर्फ काम काम के फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, बाकी जब तक हम लोग को कुछ याद रखने की जरूरत ना पड़े ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम लोग व्यवहार से चीजों को सोल्व करते हैं तो उनके सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो चलो यहां पर देखो क्या बोला, हमें जनरली ये पता है कि जब भी 10 डिग्री बढ़ेगा तो 2 गुना होगा, बात समझिए। तो मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि मेरे पास कितना है अभी 30 डिग्री सेल्सियस है, ओके। मैं बोल दूं कि यहां पर मेरे पास जो वेग है वो कितना है R1 है। बताओ 30 से कहां गया होगा 40 गया होगा, 40 से कहां गया होगा 50, 50 से कहां गया होगा 60, 60 से कहां गया होगा 70, और 70 से कहां गया होगा 80, यही तो हुआ होगा। और जस्ट क्या होता गया होगा डबल होता हो गया होगा, ठीक है, 2 गुना बढ़ता हो गया, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, डबल होता हो गया होगा। तो यहां पर R1 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 2R1 हो जाएगा। बताओ यहां पर 2R1 है तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, यहां पर 4R1 हो जाएगा। अरे जस्ट डबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहां पर अगर 4R1 हुआ तो यहां पर क्या होगा फिर से डबल हो जाएगा, तो यहां 4 का डबल कितना होगा 8R1, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर से 16R1 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो गया, अरे 32R1 हो गया क्या। तो बताओ वही तो हुआ, 32 गुना हो गया R1 का जो प्रारंभिक वेग था उसका कितना गुना हो गया 32 गुना हो गया। बताइए जो भी मेथड आपको सही लगे मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आपके पास है मेथड फर्स्ट। तो आज के बाद अब आप क्वेश्चन मेथड फर्स्ट से करोगे, मेथड सेकंड से करोगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मेरे को कि हमसे सर आज से हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो आप अब हम बता देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बता दोगे कौन सा मेथड यूज लोगे। मैं बोलता हूं जब तक चीजें व्यवहार से हो रही है व्यवहार से सोल्व करो, जितना आसान तरीका व्यवहार से होता है उतना आसान तरीका फॉर्मूलों से नहीं होता। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप जैसे सारे चैप्टर पढ़ लोगे ना और बिना सोचे समझे अगर आप तापगुणा का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो ना भूल जाओगे इसको, ठीक है। कभी V1 को ऊपर करोगे, कभी V2 को नीचे करोगे, बात तो सेम ही है ना। हाँ ओके, तो आपको क्या करना है सिर्फ व्यवहार से चीजों को ध्यान रखना है बस। चलो यहां तक मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ रहे हो, बिल्कुल समझते हुए चल रहे हो, कनेक्ट करते हुए चल रहे हो। अब हम लोग आगे चल के बात करते हैं आर्यनीय समीकरण की। अब देखो आर्यनीय समीकरण ने भी क्या बोला था, आर्यनीय साहब ने भी क्या बोला था कि हमारे पास जो भी अभिक्रिया का वेग होता है ना वो तापमान पर कैसे निर्भर करेगा, इसका एक एक्चुअल समीकरण हमारे सामने रख दिया था इसने। वो समीकरण क्या था अभी आपके बुक में कहां से आए इससे कोई मतलब नहीं है, अभी आप सिर्फ ये देखो समीकरण क्या था, ठीक है। कुछ बड़े लेवल की यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह होती है, तो अभी आपके समीकरण में नहीं, मतलब सॉरी सिलेबस में भी नहीं है। और हम लोग बोलेंगे हमारी अभी जो जो हमारा लेवल है उस लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा हायर स्टडीज करना पड़ेगा, तो तब हम लोग जाके समझे कि वो समीकरण कैसे आया था। तो चलो डायरेक्ट समीकरण क्या है उस समीकरण को लिखता हूं। मैं बोलता हूं कि इस आर्यनीय ने क्या बोला था, k बराबर a डॉट e टू दी पावर माइनस ईए बाई आरटी बोल दिया था, और बोला था कि हमारे पास जो भी अभिक्रिया का ताप है ना वो इसी के अकॉर्डिंग हम पे अभिक्रिया पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है। अब देखो वेग स्थिरांक है इसका मतलब क्या हुआ, वो आर के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, बात समझी। के कहाँ आएगा, आर बराबर के ही तो आता है सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर जैसे जैसे के परिवर्तित होगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा आर भी परिवर्तित होगा। तो इन जनरली अगर मैं यहां से देखूं तो जब भी मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा ना तो यहां पर क्या होगा मेरे पास के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आर भी मेरे पास क्या होगा इंक्रीज करेगा। बताइए क्या समझ पा रहे हो इस बात को कि कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, समझ पा रहे हो क्या, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे सब लोग कैसे कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, मैं बोलूं कि अगर मैं तापमान को बढ़ा दूं मतलब टेम्परेचर एक बड़ी वैल्यू रखूं तो बताओ ई की पावर में जो ये वैल्यू आएगी
ई ए बाई आर टी, एक छोटी वैल्यू होगी और छोटी वैल्यू माइनस में है मतलब नीचे जाएगी, तो जितनी छोटी होगी वहां पर जो ए से डिवाइड होगा वो उतना ही क्या आएगा, मेरे पास बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। तो हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे के बढ़ेगा और साथ साथ में आर ओ आर भी बढ़ता है। अब यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एक तो हमारे पास हो गया के हो गया, एक हमारे पास हो गया ए हो गया, एक हमारे पास हो गया ई ए, ठीक है। आर को तो आप लोग जानते ही हो लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, और एक हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर। तो जरा इनको लिख लेते हैं हम लोग। तो बताइए के क्या होता है? अरे के वेग नियतांक ही होता है क्या? तो सर बिल्कुल होता है वेग नियतांक, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इसको, और इसकी यूनिट देख के हम लोग बता सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। दिखाया था मैंने पिछले वाले लेक्चर में, ध्यान रखो थोड़ा सा। ओके चलो, ए यहां पर क्या है? इस ए के बहुत सारे नाम है, मैं तो यहां पर इसको मान के चलता हूं आरएनईएस गुणांक, आरएनईएस गुणांक, या फिर इसको बोलते हैं पूर्व चर घातांकी गुणांक। क्या बोलते हैं? पूर्व चर घातांकी गुणांक। देखो पूर्व चर घातांकी ये होता है, चर घातांकी बोलते हैं ई को हिंदी में। तो क्या हो जाएगा? ई से पहले आ रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? पूर्व चर घातांकी गुणांक भी इसको हम लोग बोलते हैं। और भी इसके नाम होते हैं, तो आप लोग बुक में देख लेना। इसको हम लोग जनरली आवर्ती गुणांक के नाम से भी जानते हैं, तो आप बुक में देख लेना, वहां पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं इसको। ओके, यहां पर जो ई है, इस ई को हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अभी थोड़े टाइम पहले आप लोग सक्रियण ऊर्जा के बारे में समझ के आए थे, तो बता सकते हो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा जो आपके पास आर होता है, बिल्कुल आपने 11th क्लास में बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं गेस नियतांक। क्या बोलते हैं? गेस नियतांक। जनरली हम लोग इसकी वैल्यू जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर जो लेके चलते हैं हम लोग कैलोरी में भी लेके चल सकते हैं, वो तो होता है 2 कैलोरी पर मोल। ओके, तो बताइए यहां तक कोई चीजें? हाँ, टेम्परेचर टी तो जानते हो ना, टी क्या है आपके पास? टेम्परेचर है। यहां पर जो देखो काम की बात जो आपके जानने के लिए है वो मैं आपसे लिख देता हूं। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास उन अणुओं का अंश बताओ जिनकी ऊर्जा या फिर जो प्रभावी टक्कर करेंगे। ओके, अभी 2 मिनट पहले भी मैं बोल के आया था। तो उन अणुओं का अंश हम लोग किससे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं, और वो एक्स किसके बराबर होता है? ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो बताओ ये कौन से अणुओं का अंश है? मैं सिर्फ बोलूंगा, इसको लिखूंगा नहीं, तो ध्यान से नोट कर लेना आप लोग। ये उन अणुओं का अंश है जिनकी ऊर्जा, या फिर मैं बोलूं जो प्रभावी टक्कर करेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे, या फिर जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा या दहली ऊर्जा से ज्यादा है, उन अणुओं का अंश है ये। बात समझ में आई? तो यहां से आपके पास एनसीईआरटी में एक एज इट इज क्वेश्चन भी दे रखा है, तो उसको आज आप जाके ट्राई करना, कोशिश करने की। हाँ, थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं। अब देखो डायरेक्ट आप ई की पावर में जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोग क्या लोगे? यहां पर ln ले लोगे। तो जैसे ही ln x होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। क्या? अब मैंने बोला था एलएन को भी सोल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? फिर उसका लॉग ले लेते हैं, और लॉग के लिए क्या करते हैं? 2.303 से गुणा करवाते हैं। तो यहां पर गुणा होगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? ई ए बाई 2.303 आर टी। बताइए, कर सकते हो आप इजीली? एलएन एक्स, सॉरी साथ में एक्स भी है। ओके, तो यहां से बताइए आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो ना इसको? हाँ, सोल्व कर लेना। अगर जो कंपटीशन के बारे में सोच रहा है, जो सिर्फ बोर्ड के बारे में सोच रहा है, उनके लिए नहीं लिखा है मैंने ये पोर्शन। जो कंपटीशन के बारे में सोच रहा है वो एक बार देख लेना इसको, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको भी देख लेना, और आपके प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा तो मैं एक सीरीज में आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा डीपीपी में। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चल के देखो, यह तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? आरएनए समीकरण के बारे में पढ़ लिया। अब आरएनए समीकरण बहुत बार रूप बदल के भी आता है, बात समझे? बहुत बार रूप बदल के भी आता है आरएनए समीकरण। तो उसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं उनको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो मैं बोलता हूं कि आरएनए समीकरण क्या था? के बराबर ए डॉट ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर किसी को याद नहीं हो रहा ना, तो दवाई की तरह सुबह शाम बोलते रहना, याद हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन बोल के देख लो, 2 दिन में याद नहीं हो ना, बता देना फिर मेरे को। ओके, तो चलो यहां पर मैं बोलता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो गया? के इक्वल्स टू ए टू दी पावर, सॉरी ए डॉट ई टू दी पावर ई ए माइनस आर टी, ये हो गया। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं लॉग में, दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूं, या फिर पहले बोलूं लघु गुणा, तो ln लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री में पहले। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ln के हो जाएगा,
साथ में क्या हो जाएगा, इधर अगर ln लूंगा तो देखो ln a डॉट ln b होगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, ln a प्लस ln b मैं लिख सकता हूं। तो यहां से तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ln a बन जाएगा प्लस साथ में क्या बन जाएगा, ln e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है और ln e कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो आगे आ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस, देखो माइनस के साइन के साथ आगे आया तो क्या बनेगा, ई ए बाई आर टी। बताइए, तो ये आपके पास हो गया एक आरएनए समीकरण का लॉग वाला फॉर्म। और मैं बोलता हूं ये सिर्फ केवल दिखाने के लिए होता है, काम में कभी नहीं आता। ये काम में कौन सा वाला आता है, जो प्रॉपर लॉग में होता है वो काम में आता है। बताओ, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से गुणा करवाना पड़ेगा, इसको भी इसको भी। और अगर मैं उसका भाग लगा दूं तो वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा यहाँ पर। तो जरूर उसको भी मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूं, तो अपने पास क्या बन जाएगा, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो ये वाला फॉर्मूला है जो हमारे पास क्वेश्चंस को सोल्व करने के काम आएगा। तो जरा आप समझने में दिक्कत थोड़ी आई किसी को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या बनता है, यहां से इनके ग्राफ। तो जो ग्राफ कैसे बनते हैं उनको जरा देख लेते हैं। दोनों का सिमिलर ग्राफ बनेगा। मैं आपको एलएन वाला ग्राफ सिखा देता हूं, दूसरा वाला ग्राफ आप खुद से बना लेना, लॉग वाला ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किस किस के बीच में बनाने, मैं दोनों ग्राफ का पैरामीटर आपको मैं देता हूं। पहला आपको ग्राफ बनाना है एलएन के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बनाना है आपको, इसके बीच में 1/t। तो जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ समीकरण ये रहेगा। ये समीकरण आपको किसकी याद दिला रहा है, y बराबर c माइनस एम एक्स की याद दिला रहा है क्या, सर बिल्कुल याद दिला रहा है। तो यहां पर मेरे पास जो ग्राफ बनेगा, जरा बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ में बोल देता हूं, अरे उल्टा बन गया, कोई बात नहीं, उल्टा कर लेंगे। ये लो, ठीक है, ये अपने पास हो गया। यहां से एक पैरामीटर ये हो गया। ओके, तो अब देखो यहां पर ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, एल एन के। तो इसको तो मैं क्या बोलता हूँ, एल एन के बोल देता हूँ, और इसको क्या बोल देता हूँ, 1/t बोल देता हूँ। तो यहाँ पर जो समीकरण है उसको मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो देखो यहां पर कौन कौन क्या क्या है उसको अभी जरा हम लोग देख लेते हैं। ये तो किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया, बराबर। ये किसके बराबर हो गया, ये c के बराबर हो गया, माइनस ये जो पूरा है ये किसके बराबर हो गया, ये m के बराबर हो गया। और जो 1/t है, ओके, ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। देखो ऋणात्मक स्लोप के साथ ग्राफ है, मतलब ग्राफ गिरता हुआ ग्राफ आपको दिख रहा है। तो बताइए, गिरता हुआ ग्राफ अगर ये है तो यहां पर कैसा बनेगा कि यहां से कहीं से ये ग्राफ गिरना स्टार्ट होगा और आगे तक पहुंच जाएगा। यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर ये वाला पॉइंट हमारे पास रहेगा एल एन ए। बताइए, अब सेकंड ग्राफ मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, वो ग्राफ आप खुद से ड्रॉ करना। ग्राफ आपको ड्रॉ करना है log के वर्सेस 1/t के बीच में। कितने बच्चे ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मेरे को बताना कि सर हमने इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया था। बताइए, आज आपका होमवर्क कर सकते हो आप इसको, कर सकते हो ना, बिल्कुल आज करना। देखिए कैसा ग्राफ बनता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके बताना आप जल्दी से। चलो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हुआ अन्य रूप हो गए मेरे पास आरएनए समीकरण के। एक और इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, जब आपके पास तापमान अलग अलग दे रखे हो तब हम लोग आरएनए समीकरण कैसे लिखते हैं उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो मैं एलएन की फॉर्म में लिख रहा हूं, लोग की फॉर्म में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो मैं बोलूं कि मेरे पास K1, या फिर थोड़ा उल्टा बोल देते हैं कि मेरे पास T1 टेम्परेचर पर जो वेग नियतांक है वो K1 है, और T2 टेम्परेचर पर जो वेग नियतांक है वो कितना है, K2 है। तो जल्दी से समीकरण लिख दो, ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए बाई आर T1 होगा क्या। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए बाई आर T2। बताइए, दो समीकरण बन गए क्या आपके पास, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर अब मैं यहां से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दूं, या फिर अगर बुक के अनुसार लिखना चाहते हो तो समीकरण 2
देखो दोनों में दिक्कत नहीं है कि आप कैसे भी माइनस कर सकते हो, आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा। मैं बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 मैं यहां से कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं माइनस करूंगा, देखो ln a से तो ln a कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा ln k2 माइनस ln k1 बराबर, इसमें से मैं इसको माइनस में लिखूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैं आगे लिख देता हूं, ये डिवाइडेड बाई आर टी वन माइनस ये डिवाइड बाई आर टी टू। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार कॉपी में लिख के देखना, आप इजीली लिख दोगे, मैं आप समझ पा रहा हूं, ठीक है। आप छोटे छोटे मैथ की कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे, तो एक बार लिख के देखना, अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में आके बताना कि सर हम लोग नहीं लिख पाए थे, तो हम लोग आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चला बताओ अब यहां पर क्या होगा, देखो ln a माइनस ln b, तो क्या a बटे b हो जाएगा क्या, बोल सर बिल्कुल हो जाएगा। तो जरा लिख दो यहां पर, मेरे पास क्या बन जाएगा ln k2 डिवाइड बाई k1 इज इक्वल्स टू, देखो यहां से ईए बाई आर को कॉमन ले लू क्या मैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो जैसे ही मैं ईए बाई आर को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। बताइए कोई समस्या आएगी क्या आपको यहाँ पर, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और आपके पास ये जाने अनजाने में बन चुकी है आरएनएस समीकरण, जब भिन्न भिन्न तापों पर हमें कैलकुलेट करना हो। तो बताइए, इसको लॉग में कन्वर्ट करना तो सिखाई दिया ना मैंने, लॉग में कन्वर्ट करो, 2.303 से गुणा करवा दो, तो यहां से जो 2.303 होगा वो कहां चला जाएगा, दूसरे साइड में, नीचे की साइड चला जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा log k2 डिवाइड बाई k1 इज इक्वल्स टू ये डिवाइड बाई 2.303 r, और यहां पर क्या बन जाएगा 1/T1 माइनस 1 माइनस 1/T2। बताइए कर सकते हो आप इसको। तो आपके पास एक और समीकरण बन चुका है, किसके लिए, आरएनए समीकरण अलग अलग तापमानों पर कैसे लिखेंगे। तो दोनों फॉर्म में हमने देख लिया है, ऊपर वाली फॉर्म केवल दिखाने के लिए होती है, नीचे वाली फॉर्म से हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो बताइए कर सकते हो आप इजीली इसको, कर सकते हो ना, तो कर सकते हो तो जल्दी से ओके लिख के भेजिए। हम लोग चलते हैं आगे, आगे अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है आगे। अच्छा, उत्प्रेरक का प्रभाव, तो चलो उत्प्रेरक के प्रभाव को हम लोग पढ़ते हैं। उत्प्रेरक के प्रभाव में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास कैसे उत्प्रेरक आरओआर को प्रभावित करता है, उसके बारे में चेक करेंगे। तो हम आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं, तो जब अम्लीय माध्यम नहीं लेते तो जल अपघटन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा उसमें अम्ल डालते हैं तो जल्दी से उसका जल अपघटन हो जाता है और अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्रियाकारक होता है ना, क्या बोला मैंने, जो क्रियाकारक होता है, अब देखो उसको उत्पाद में बदलने के लिए क्या है कि बैरियर, ऊर्जा के बैरियर को पार करना पड़ता है क्या, अभी थोड़े टाइम पहले समझाया था, याद आ रहा है ना वो, कि निकलता था ऊपर तक एक बैरियर बनता था, उसको पार करना पड़ता था। अब वो बैरियर कैसे भी कम हो जाए, उसको अगर हम लोग कैसे भी करके कम कर दे, तो बताओ क्या उत्पाद आसानी से बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि आप जब रोड पे जा रहे हो, रास्ते में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आएगा, तो उसको पार करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। अब मैं बोलूं उस स्पीड ब्रेकर को मैं थोड़ा कम कर दूं, तो क्या होगी, गाड़ी फटाक से आगे भाग जाएगी क्या, अरे हाँ है ना, बिल्कुल भाग जाएगी। तो सेम ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ये उत्प्रेरक क्या करता है कि रिएक्शन में जो भी, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, लेकिन रिएक्शन में जो ऊर्जा अवरोध होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और रिएक्शन को एक अलग पाथ दे देता है, जिससे क्या होता है, आपकी अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो जाती है। तो मैं इसको ग्राफ से ही समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां पर सेम वो वाली अभिक्रिया ही है जो हमने पहले ग्राफ बनाई थी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, या फिर मैं बोलूं सिंपल एनर्जी बोलता हूं मैं, तो यहां पर एनर्जी है, और यहां पर कौन है, अभिक्रिया निर्देशांक है। क्या है यहां पर, अभिक्रिया निर्देशांक। और जो मेरे पास अभिक्रिया हो रही है उसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि ये वाली अभिक्रिया तो मेरे पास है बिना उत्प्रेरक के। अब जैसे ही मैं इसमें उत्प्रेरक डालता हूं तो उत्प्रेरक क्या कर देता है, अभिक्रिया के पाथ को कम कर देता है, मतलब अभिक्रिया में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो सक्रियण ऊर्जा होती है, उसको कम कर देता है, ऊर्जा अवरोध को कम कर देता है। और ऊर्जा अवरोध को अगर कम कर देगा तो मेरे पास क्या होगी, अभिक्रिया तेजी से हो जाएगी। और ये वाला दूसरा पाथ है मेरे पास किसके साथ, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां पर मैं इन दोनों को मेंशन कर देता हूं। यहां पर जो पहला पाथ था उसको हम, क्या हो गया,
यहां पर जो पहला पाथ था अपने पास वो कौन सा था? उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में हैंडराइटिंग थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके, सेकंड वाला जो था उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उपस्थिति में तो देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो गया, आपके पास जो ऊर्जा का अवरोध था वो कम हो गया। तो सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हो कि उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रदान करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया, सॉरी, उन्हें हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं। और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? ये सक्रियण ऊर्जा में कमी करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो बताइए, यहां से आप उत्प्रेरक के प्रभाव को आसानी से बता सकते हो? और सर बिल्कुल बता सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या होता है, कुछ कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के बजाय कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम। मतलब वो क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। जो ये मैंने नीचे ग्राफ बनाया ना, ये ग्राफ ऊपर से निकल के चला जाता है। तो बताओ, आपके सामने गाड़ी जा रही थी, ब्रेकर बना हुआ था, उस ब्रेकर को और बड़ा कर दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा क्या हमको वहां पर उस ब्रेकर को कंप्लीट करने में? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही। तो बताओ, वहां पर अवरोध बढ़ गया क्या? बिल्कुल बढ़ गया ना। तो वहां पर फिर हम लोग उसको उत्प्रेरक ना बोल के उसको हम लोग बोलते हैं अवरोधक। क्या बोलते हैं? अवरोधक या फिर विरोधक बोलते हैं उसको। तो बुक में लिखा हुआ मेंशन है, उसको एक बार जाके चेक कर लेना कि जब भी हमारे पास अभिक्रिया का वेग बढ़ने के बजाय कम हो जाए तो उन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं अवरोधक पदार्थ बोलते हैं। तो बात समझ में आ रही है यहां तक? तो चलिए, यहां तक ये थ्योरी बेस्ड जितनी भी चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आज चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। तो चलिए, यहां पर आपके पास क्वेश्चन क्या है कि किसी अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक बिल्ड कर दे रखे हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखो क्या क्या दिया है उसको देखो। यहां पर क्या दिया है? यहां पर क्या K1 दिया है क्या? बोलो सर बिल्कुल दिया है, 0.002। क्या K2 दिया है क्या? बोलो सर ये भी बिल्कुल दिया है, 0.020 दिया है ये भी। ठीक है, देखो मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा सा वैल्यूज में करेक्शन किया है। आपकी एनसीईआरटी में ये वैल्यूज थोड़ी सी अलग है, तो आप टेंशन मत लेना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एग्जामिनर ये चाहता है कि कैलकुलेशन कम से कम करे बच्चा, और बाकी उसका ध्यान रहे कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पर क्या है आपके पास? क्या T1 भी दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, 500 केल्विन। और क्या T2 भी दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? 700 केल्विन। तो फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे? बोले सर अभी अभी तो बना के आए थे हम लोग, log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल्स टू EA डिवाइड बाई 2.303 RT। अब देखो मेरी राय मानो तो यहाँ पर इसको 2.3 ही रखा करो, फॉर्मूले में लिखने के लिए पूरा लिख दिया करो, लेकिन आगे जब कैलकुलेशन करो तो इसको 2.3 से कैलकुलेट कर लिया करो, थोड़ा सा आसान रह जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? 1/T1 माइनस 1/T2। मैं देखो सेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इसके वैल्यूज आपको पुट करके बता देता हूँ, फिर बाकी की कैलकुलेशन आप लोग कर लेना इजीली। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? log। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो यहां पर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 2 × 10⁻³ लिख सकता हूं क्या? सेम ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं? 20 × 10⁻³ ये लिख सकता हूं ना। देखो K2/K1 तो 10⁻³ से 10⁻³ चला जाएगा, 20/2, और 20/2 कितना होता है? अरे 10 होता है क्या? तो यहां पर कितना बचेगा? log 10 इज इक्वल्स टू EA डिवाइड बाई 2.303। आर की वैल्यू कितनी होगी? 0 जूल में रखनी है ना अपने को, 8.314। ठीक है, ये हो जाएगा 1/T1। T1 कितना हो रहा है? 500 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 1/700। बताइए, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। log 10 कितना होता है? 1 होता है। क्या यहां से आप EA कैलकुलेट कर दोगे क्या? तो EA कैलकुलेट करना और कमेंट में आके मेरे को इसका आंसर बताना। तैयार हो उसके लिए? ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, अब आप आराम से कर लोगे इसको। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उठा के देखना। आईआईटी के पेपर भी उठा के देखना, आईआईटी में पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेईई मेन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नीट में भी पिछले भी आप 3 या 4 साल के पेपरों में देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा वहां पर भी। तो चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें क्या करना है कि हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन उसका विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, ये कैलकुलेट करनी है। तो देखो समीकरण देख के आपको किसकी याद आ रही है? सोचो थोड़ा सा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। समीकरण देख के आपको किसकी याद आ रही है? अरे आर्यनीय समीकरण की याद आ रही है क्या? बहुत सारे बच्चे तो सपनों में खो गए।
हाँ, किसी की याद नहीं लेनी आपको। आपको किसकी ध्यान रखना है कि सर समीकरण तो हमें कुछ कुछ आरएनए समीकरण जैसा दिख रहा है। अगर आरएनए समीकरण आपको दिख रहा है तो क्या इसका कंपैरिजन मैं आरएनए समीकरण से करवा लूं क्या? बिल्कुल। अगर उसके साथ हम लोग इसका कंपैरिजन करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आरएनए समीकरण क्या होता है? K इज इक्वल्स टू ए डॉट ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है क्या? अब देखो यहां पर K की जगह तो K है, ए की जगह एक मैथमेटिकल नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा, समझ लेते हैं। ई की जगह ई लिखा हुआ है और जो ये पूरा है इस पूरे की जगह ये पूरा लिखा हुआ है क्या? तो जो अपने पास काम की चीज है उसी का कंपैरिजन करवा लेते हैं। अब देखो दो समीकरण अगर ऐसे आपको दिख जाए ना तो आप उनसे सेम वैल्यूज का कंपैरिजन करवा सकते हैं, ये मैथमेटिक्स में होता है। ओके, तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करवाऊं तो यहां से क्या बनेगा? माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बन रहा है? माइनस 2800 के डिवाइडेड बाई टी। अब देखो यहां पर ये के है ना, वो आपके पास केल्विन है, तापमान की इकाई है ये के। ओके, ये क्यों दिया है उसको भी मैं अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहां पर जो कट रहा है उसको भगाओ पहले तो। क्या टी से टी भाग गया क्या? बिल्कुल भाग गया। माइनस से माइनस भी चला गया, बिल्कुल चला गया। अब जो वैल्यूज है उनको लिख दो। देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ई ए इज इक्वल्स टू आपके पास होगा 2800 के मल्टीप्लाई बाई आर। अब देखो आर की वैल्यू अगर आप किस में रखो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लिखोगे ना तो वहां पर के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर ये के इसलिए लगाया गया था कि आपके पास जो फाइनल समीकरण जो आए उसमें यूनिट आपके पास सही आ जाए। तो यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 28000, अच्छा 000 था ना, मैंने यहाँ पे 10 कम लगा दिया। कितना है? 000 है, यहाँ पर भी 000 सही है। तो 000 मल्टीप्लाई बाई के मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, मैं कंप्लीट इसका यूनिट भी लिख देता हूं। यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखो यहां से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा किसमें? जूल पर मोल में। तो यहां से फिर से आपके लिए एक होमवर्क, ये वाला आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे मेरे को। बताइए यहां तक कोई चीजें समझ में मैंने दिक्कत आई क्या? चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इसके साथ ही हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो अटेंशन दिया। और हाँ, इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से रीड करना। लास्ट वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें लास्ट वाली क्लास में आके, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना केमिकल काइनेटिक्स का, वहां आके थोड़ा सा लैग करने लग जाता है क्योंकि उनके पास चीजें समझ में नहीं आती, चीजें को एक बाउंडर बन जाता है उनके दिमाग में। तो एक सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है आपको, आज वाले लेक्चर को देखना, वापस से एक बार देखना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना अगर आपको थोड़ा सा स्लो लगे तो। ओके, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। तो इसी के साथ हम लोग अपना केमिकल काइनेटिक्स का जो लास्ट सेशन था उसको खत्म करते हैं। इस चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है, साथ साथ में एक डीपीपी आपको मिलेगी, उसको भी आप लोग सोल्व कर लेना। ओके, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, बाय।